यस बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर क्या होता है? द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। जो कॉमन यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजर करने की, उसको हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस। इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा? डिग्री बना देंगे और उसके बाद फिर सेल्सियस, सी लिख देंगे। ये इसको डिनोट करने का तरीका होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस का, आइस पिघलने वाला पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। बॉयल हो जाएगा पानी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर, और आइस हमारी मेल्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पर। और जो दूसरा टेम्परेचर को मेजर करने वाला जो स्केल होता है, उसको हम कहते हैं केल्विन स्केल। दूसरा मेजर करने वाला जो होता है स्केल, उसको हम कहेंगे केल्विन स्केल। दो होते हैं, सेल्सियस और केल्विन, ध्यान रखना। कॉमन जो होगा वो सेल्सियस होगा, और बेटा एसआई यूनिट में जो हम लेंगे मेजरिंग टेम्परेचर, वो होता है हमारा क्या? केल्विन। एसआई यूनिट में क्या होता है? केल्विन होता है। और केल्विन को हम डिनोट करते हैं किसके साथ? के, सिंपल के बना देंगे। केल्विन को हम डिनोट करेंगे किसके साथ? सिंपल के बनाकर, के बना देंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन स्केल इज 273 के। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, बर्फ का पिघलने का पॉइंट जो होता है, वो होता है 273 के। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 373 के। पानी के उबलने का पॉइंट 373 के। तो अब एक बार रिलेशन पढ़ते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में नहीं, केल्विन और सेल्सियस पर। सेल्सियस और केल्विन में हमारा क्या रिलेशन होता है? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 के। अब इसको याद कैसे रखेंगे? सेल्सियस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो सी पहले आता है और के बाद में आता है, इसलिए जो पहले आएगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। सेल्सियस में 0 डिग्री होता है और केल्विन में क्या होता है? 273 के होता है। तो केल्विन हमारा बड़ा हो गया ना, तो और के भी हमारा क्या हो गया? बड़ा, बाद में आता है तो बड़ा हो गया। तो बड़े वाले के साथ बड़ी वैल्यू बनेगी 273 के, ध्यान रखना। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 के। ये अब एक रिलेशन पढ़ते हैं, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। अगर मेरे को टेम्परेचर केल्विन स्केल के अंदर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? जो भी टेम्परेचर होगा सेल्सियस स्केल में, उसमें 273 को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। जो भी टेम्परेचर मेरे को अगर केल्विन स्केल में निकालना होगा तो सेल्सियस स्केल में 273 को मैं क्या कर दूंगा? सिंपल ऐड कर दूंगा, और मेरे को केल्विन स्केल का टेम्परेचर मिल जाएगा। सेल्सियस वाले का छोटा होता है, केल्विन वाले का बड़ा होता है। सेल्सियस सी पहले आता है इसलिए उसका छोटा होता है, केल्विन के बाद में आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन स्केल में बदलना है। कैसे बदलेंगे? सी पहले आता है, केल्विन बाद में आता है, मेरे को केल्विन में उसको चेंज करना है। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो केल्विन क्या हो गया मेरा? यहां पर देख लीजिए, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, सिंपल। तो कितना दिया हुआ है मेरे को सेल्सियस में? केल्विन इज इक्वल टू 25 प्लस 273, ऐड कर लीजिए, 7 8 7 8 9 और ये 298 केल्विन। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस न्यूमेरिकल हो गया हमारा। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखिए ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 300 केल्विन को मेरे को किसमें चेंज करना है? सेल्सियस में। 300 केल्विन को किसमें चेंज करना है? मेरे को सेल्सियस में चेंज करना है। यही फॉर्मूला दोबारा उठा लेंगे हम, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। मेरे को 300 केल्विन को चेंज करना है सेल्सियस में, इज इक्वल टू सी प्लस 273। इधर लेके आ जाओ, 300 माइनस 273 इज इक्वल टू सी। जो मेरा सॉल्व करके सी आएगा माइनस कर दो, 273 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो 7 और 20 27 डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे इसको। बोलो कोई दिक्कत हो तो इस तरीके से मेरे को केल्विन और टेम्परेचर, केल्विन और सेल्सियस में टेम्परेचर को निकालना है। अब देखिए, सेल्सियस टू केल्विन एड 273 टू सेल्सियस। ये भी आप याद रख सकते हैं, सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो बड़े में जाने हैं ना, छोटे से बड़े में जाने हैं ना, तो ऐड करेंगे ना 273। तो वही कह रहा है वो,
सेल्सियस से केल्विन में जाओगे तो ऐड करोगे 273, केल्विन टू सेल्सियस सब्ट्रैक्ट 273, और केल्विन से सेल्सियस में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है तो कम करोगे, माइनस सब्ट्रैक्ट 273। अब नेक्स्ट टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब किस तरीके से मैटर की स्टेट को मैं क्या करता हूं, चेंज करता हूं। मैटर की स्टेट को चेंज करने के बेटा दो तरीके हैं, एक तो टेम्परेचर में चेंज कर दूं, तो मेरी स्टेट समझ गए होंगे सब लोग, सॉलिड लिक्विड गैस। तो स्टेट को चेंज करना है मैटर की, तो दो तरीके से चेंज करूंगा, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर में किस तरीके से स्टेट को चेंज करेंगे। अब देखिए सॉलिड, अब स्टेट चेंज हो रही है मेरी, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा हूं मैं, तो सॉलिड से लिक्विड में स्टेट चेंज हो रही है, तो इसको कैसे करेंगे, हीटिंग के थ्रू। अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, हीट कर दूंगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अगर मेरे टेम्परेचर किसी भी चीज का इंक्रीज कर दूंगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग। ठीक है, बर्फ को पानी में चेंज करना, तो मेल्ट कर देना। अगर मैं उसको बर्नर पर रखूंगा आइस को, तो वो क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, आइस चेंज हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, इस प्रोसेस को कहेंगे मेल्टिंग। तो मेरी स्टेट चेंज हो गई विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अच्छा, ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे को मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड का, वो मेरे को क्या बताता है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके अंदर, पार्टिकल्स के बीच में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, ध्यान से सुनिए। किसी भी पार्टिकल्स के अंदर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन कितना ज्यादा, जिसके अंदर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, अगर आप आइस को मेल्ट करोगे तो आइस जल्दी मेल्ट हो जाएगा बजाय किसके, आयरन के। तो कंपेयर करके देखिए, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट मेरा कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है किसका मेल्टिंग पॉइंट, आयरन का। तो जिसका जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा उसके अंदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने स्टेट को चेंज कर दिया, सॉलिड से लिक्विड में गया हूं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए एक एग्जांपल और देखने की कह रहे थे हम। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का, वो हमने ले लिया है इज 0 डिग्री सेल्सियस, वैक्स 63 डिग्री सेल्सियस, और आयरन का कितना हो गया, 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस। तो कंपेयर करके देखिए, मेल्टिंग पॉइंट आइस का बहुत सबसे कम है, उसके बाद वैक्स का है, उससे ज्यादा किसका है, वैक्स का है, और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, आयरन का है बेटा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन में सबसे ज्यादा होगा, उससे कम वैक्स में होगा, सबसे कम किसमें होगा, आइस में होगा। अब देखते हैं टेम्परेचर के कारण दूसरा और किसमें चेंज आता है, लिक्विड टू गैस। लिक्विड से मैं गैस में चेंज कर सकता हूं, इसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग, विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मतलब बहुत कम है, वाटर से भी कम है बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का। और मरकरी का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है 357 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे देर में कौन बॉइल होता है, मरकरी, उसके बाद पानी, उसके बाद एल्कोहल। बोलो कोई दिक्कत हो तो। सेकेंड, अब इसमें भी स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड से गैस टेम्परेचर के थ्रू। अब गैस से लिक्विड में आ रहे हैं हम, इसमें भी स्टेट को चेंज कर रहा हूं बेटा, गैस से लिक्विड में, पर किसके थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू। अगर मेरे को गैस से लिक्विड में जाना है, इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलूंगा मैं, कंडेंसेशन। अब कैसे जाऊंगा, अगर मैं गैस को कूल कर दूं तो मेरा किसमें चेंज कर दूंगा, उसको लिक्विड में चेंज कर दूंगा। एक तरीके से देखा जाए तो ये किसका रिवर्स है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेपराइजेशन का क्या प्रोसेस, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, बॉइल कर रहे थे हम, पानी को उबाल रहे थे, गैस में बदल रहा था, उसका रिवर्स हो रहा है। ठंडा कर रहा हूं, मेरी गैस किसमें बदल रही है, लिक्विड में बदल रही है बेटा। अगला नेक्स्ट, स्टेट को चेंज करूंगा टेम्परेचर के थ्रू, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा हूं, लिक्विड से सॉलिड में। अब लिक्विड से सॉलिड में किसके थ्रू जाएंगे बेटा, फ्रीजिंग के थ्रू।
अगर मैं किसी भी लिक्विड को जमा दूं तो वो किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। ये किसका रिवर्स हो गया, मेल्टिंग पॉइंट का। अब देखिए सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हैं हम, तो हम क्या उस प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग, और लिक्विड से जब हम गैस में जाएंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम क्या, बॉइलिंग। और गैस से जब मैं लिक्विड में जाऊंगा तो इस प्रोसेस को बोलूंगा कंडेंसेशन, और जब लिक्विड से सॉलिड में जाऊंगा तो इस प्रोसेस को बोलूंगा बेटा मैं फ्रीजिंग। और जब मैं सॉलिड से लिक्विड की तरफ आऊंगा या फिर लिक्विड से गैस की तरफ आऊंगा तो हर बार मेरे को क्या करना है, क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जब रिवर्स में जाऊंगा तो उसमें मेरे को क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कूलिंग हमेशा। तो गैस से लिक्विड में जाओ और लिक्विड से सॉलिड में जाओ तो कूलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस आओ तो मेरे को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये साइकिल कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लेटेंट हीट। हीट एनर्जी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। हीट एनर्जी जो सप्लाई करी जाती है जिससे स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मेरा क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, कोई भी हीट एनर्जी जो मेरी स्टेट को चेंज कर दे उसको बोलेंगे हम क्या, लेटेंट हीट। नेक्स्ट पॉइंट, लेटेंट हीट डू नॉट इंक्रीज टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब भी मेरी स्टेट चेंज हो रही होगी तब मेरा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बेटा, टेम्परेचर मेरा जो पहले है वही बना रहेगा। तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेटेंट हीट किस काम में आती है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है पार्टिकल्स के बीच में, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है किसके बीच में बेटा, पार्टिकल्स के बीच में, उसको ब्रेक करती है। जब मेरी क्या चेंज हो रही होती है, स्टेट चेंज हो रही होती है। स्टेट चेंज होने के दौरान पहले जो पार्टिकल्स की जो जिस स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको ब्रेक करके वो दूसरी स्टेट में हमें प्रोवाइड कर देता है। अब लेटेंट हीट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है। फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड से हम लिक्विड में जा रहे होते हैं, और वेपराइजेशन में क्या होता है बेटा, लिक्विड से हम वेपर में जाएंगे। वेपराइजेशन से याद रखना लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, और फ्यूजन से याद रखना फ्यूज, तो टूटना, फ्यूजन। तो लिक्विड सॉलिड से हम लिक्विड में जाएंगे। अब इसको समझेंगे पहले वाले पार्ट को, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। जितनी क्वांटिटी में हमारे को हीट रिक्वायर हो रही है किसी 1 kg सॉलिड को में लिक्विड को चेंज करने में, उसी प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलेंगे। और ये तो कंपलसरी है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। जब मैं सॉलिड से लिक्विड के अंदर जाऊंगा तो कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। 1 kg आइस को चेंज करने में मेरी कितनी हीट, लेटेंट हीट लग रही है, 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। हीट की यूनिट होती है जूल, इसलिए हमने यहां पर बोला है कि जो हीट प्रोवाइड हो रही है वो कितनी जूल हीट प्रोवाइड हो रही है। तो हम इसकी यूनिट क्या रखेंगे, हम हीट की जूल पर केजी। तो यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है, 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। 1 kg को चेंज करने में 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल एनर्जी लग रही है। अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आगे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बर्नर लगा हुआ है, ऊपर बीकर है बेटा, और हमने इस बीकर के अंदर क्या ले रखी है, आइस ले रखी है। जब हम नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे तो आइस हमारी क्या करेगी, मेल्ट करेगी। पढ़ते हैं पहला क्या कहता है पॉइंट, नो राइज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होगा जब मेरी आइस क्या करेगी, मेल्ट करेगी। तो कोई भी टेम्परेचर हमारा, बिल्कुल भी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज नहीं करेगा जब मेरी आइस क्या करेगी, मेल्ट करेगी। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। और हीट एनर्जी हमें रिक्वायर होगी जिससे स्टेट जो है सॉलिड की वो किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस में वो जो हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो रही है सॉलिड से लिक्विड में चेंज आने के लिए,
उस एनर्जी को हम लेटेंट हीट यहां पर बोल रहे हैं। When a liquid freeze to form solid, an equal amount of heat is given out. जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा, अभी तो हमने यहां पर सॉलिड से लिक्विड में गए थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, पर एक और चीज बताने चाह रहे हैं इस पॉइंट के थ्रू कि जब मेरा लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट मेरी क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर और गैस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। कितनी हीट चाहिए, जो वो हीट मेरी क्या करेगी, कन्वर्ट कर देगी 1 kg लिक्विड को, इसको 1 kg लिक्विड को किसके अंदर, गैस के अंदर या फिर वेपर के अंदर, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो गया, लिक्विड किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। तो जितनी हीट लगेगी लिक्विड को चेंज करने में वेपर में, तो उसको हम किस में मेजर करेंगे, जूल्स में। तो जूल्स में जो एनर्जी लगेगी किसी लिक्विड को वेपर में चेंज करने में, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 into 10⁵ जूल पर केजी। पानी को गैस में चेंज कर, वेपर में चेंज करने के लिए जो लेटेंट हीट हमारी लगेगी वो 22.5 into 10⁵ लगेगी। और जूल पर केजी क्या हो गया, ये जूल हो गई हमारी हीट लग रही है उसके लिए, और केजी क्या हो गया, 1 kg वाटर को हमने चेंज किया है वेपर में, तो ये हो गया 22.5 into 10⁵ जूल पर केजी। नेक्स्ट पॉइंट, हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ बॉइलिंग लिक्विड। बॉइलिंग लिक्विड में क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यूज्ड अप इन चेंज द स्टेट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस काम, क्या यूज है उसका, वो लिक्विड के जो स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहा है, और उसकी स्टेट जो लिक्विड है उससे वो किस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है। तो लेटेंट हीट, यहां पर हीट एनर्जी क्या कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रही है लिक्विड स्टेट की और उसको चेंज कर रही है वेपर में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में किसको तोड़ रही थी, वो सॉलिड स्टेट को तोड़ रही थी, और किस में जा रही थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सॉलिड स्टेट को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में जो था उसको तोड़कर वो किस में जा रहा था, लिक्विड में जा रहा था। और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के अंदर, उसको तोड़कर वो किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है। नेक्स्ट, अब ये एक्सपेरिमेंट हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के ऊपर कर रहे हैं, इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वाटर बॉइल्स टेम्परेचर कांस्टेंट एट 100°C अंटिल द वाटर चेंज इनटू स्टीम। इसमें वही सेम है, बीकर ले रखा है, स्टैंड लग रहा है, नीचे बर्नर भी होगा, नीचे बर्नर बना दो बेटा, और बर्नर के थ्रू हमें क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। और ये जो हीट होगी ये लिक्विड को किस में चेंज करेगी, वेपर में चेंज करेगी, स्टीम में चेंज करेगी। तो जब मेरा लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, स्टीम में चेंज हो रहा है, तो तब उस दौरान मेरा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कभी भी बढ़ेगा नहीं। अनटिल और अनलेस, जब तक मेरा पूरा का पूरा पानी खत्म हो जाएगा तब तक सेम बना रहेगा 100°C, और मेरा पूरा पानी किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में। तो इस प्रोसेस को बोलूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, चेंज सॉलिड इनटू वेपर एंड वेपर इनटू सॉलिड डायरेक्टली। सही बात है, क्या सॉलिड का वेपर में चेंज हो जाना, जब मैं इसमें क्या प्रोवाइड करूंगा, हीट, और वेपर का सॉलिड में चेंज हो जाना, इसमें क्या, कूलिंग। जब मैं सॉलिड को वेपर में चेंज कर दूंगा और वेपर को सॉलिड में चेंज कर दूंगा डायरेक्टली, बीच में ट्रांजिशन स्टेट लिक्विड नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। अब सॉलिड वेपर में चेंज हो गया हीटिंग के थ्रू, और वेपर किस में चेंज हो गया, सॉलिड में, लिखा हुआ है यहाँ पर कूलिंग के थ्रू। बोलो कोई दिक्कत हो तो। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड चेंज हो जाती है मेरी किसमें, वेपर में।
आयोडाइन, कैम्फर और फेनेफ्थलीन। फेनेफ्थलीन तो सबने अपने घर पे देखी होगी बेटा। फेनेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं जो टाइम के साथ अपने आप डिसअपियर हो जाती है, जो कपड़ों के बीच में, वुलन क्लोथ्स के बीच में लगा देते हैं हम लोग, तो वो अपने आप थोड़े समय बाद डिसअपियर हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब स्टेट पे कैसे चेंज आएगा प्रेशर के थ्रू। पहला, गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोइंग टेम्परेचर। गैस मेरी क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी जब मैं उस पर प्रेशर को अप्लाई करूंगा और उसके टेम्परेचर को क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं। अब मैं गैस से लिक्विड की तरफ जा रहा हूं और किसके थ्रू, इसमें मेन मेन चीज क्या है स्टेट में चेंज लाने वाला, प्रेशर। कैसे, एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं किसका। मान लीजिए एक द्वारा बीकर ले लिया, ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इसमें अब गैस भरी हुई है। जैसे ही मैं इसको कंप्रेस करूंगा और ठंडा करता जाऊंगा तो वो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, गैस के आपस में एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे और कंप्रेस हो जाएगी ये। और तो ज्यादा कंप्रेस करूंगा उसके बाद क्या हो जाएगा, ये किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। ये लिक्विफाई हो जाएगी और ये किसमें बदल जाएगा, मेरी गैस किसमें बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम पढ़ रहे हैं ऑन द स्टेट ऑफ पार्टिकल्स और मैटर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम डिस्कस करते हैं। अब आगे देखिए बेटा, अगला पॉइंट कहता है अमोनियम गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। अमोनियम गैस को मैंने लिक्विड में चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया लिक्विड में, जैसे जैसे मैंने उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और टेम्परेचर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो अमोनियम गैस जो है मेरी क्या हो गई, लिक्विफाइड। नेक्स्ट पॉइंट, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड CO2 in CO2 gas is the change in state from solid to gas by causing decrease in pressure and high atmospheric temperature। अब सॉलिड CO2 को हमने किस में चेंज किया है, CO2 गैस के अंदर। सॉलिड CO2 को गैस CO2 में चेंज किया है। जैसे जैसे मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया और टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। यहां पर हमने हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर में टेम्परेचर को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। तो मेरा सॉलिड किसमें चेंज हो गया, गैस CO2 में। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड CO2 इज एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस यूज्ड टू डीप फ्रीज फूड एंड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड। सॉलिड CO2 क्या के काम में आता है बेटा, सॉलिड CO2 काम में आता है कि जैसे कि मेरे को अगर कोई आइसक्रीम को फ्रीज करना है या फिर किसी भी चीज को, खाने के आइटम को फ्रीज करना है, तो उसके काम में आता है ये मेरा सॉलिड CO2। अब अगला टॉपिक आता है हमारा इवेपोरेशन, चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड को वेपर में चेंज कर देना इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं कि पानी हमारा उबलने लग गया है, उससे पहले ही हमारा लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया या वेपर में चेंज हो गया है। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन। ध्यान देने वाली बात है कि बॉइलिंग पॉइंट हमने रीच नहीं किया है, उससे पहले ही लिक्विड हमारा वेपर में चेंज हो गया है, तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन हम बोलेंगे। इवेपोरेशन क्यों यूज होता है, कॉमन सॉल्ट रिकवर फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हम जो नमक होता है, कॉमन सॉल्ट जो होता है, वो सी वाटर में से निकालने के काम में आता है। तो अब समुद्र है, अब उसमें से पानी नहीं ले लिया हमने, तो उसमें से पानी को इवेपोरेट कर दिया, बचेगा क्या, कॉमन सॉल्ट। तो उसको हमें एक्सट्रैक्ट कर लिया सी वाटर में से। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इवेपोरेशन पर असर डालते हैं। पहला आता है बेटा टेम्परेचर। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे मेरा इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि मैंने क्या कर दिया, हीट ज्यादा प्रोवाइड करी। जैसे जैसे मैंने हीट इंक्रीज करी, इवेपोरेशन मेरा क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, सरफेस एरिया पे किस तरीके से डिपेंड करेगा, जैसे जैसे मैंने सरफेस एरिया को इंक्रीज किया वैसे वैसे मेरा इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे मैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करूंगा तो वैसे वैसे मेरा इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सरफेस एरिया सब समझ रहे होंगे कि कितना एरिया है उसका, नहीं आई बात समझ में। अगर मैं इसी बोर्ड पर ये चीज कह दूं, इसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसका सरफेस एरिया बड़ा है, तो भैया इसका सरफेस एरिया बड़ा होगा ना बेटा, ये देखो इसके कंपैरिजन में। तो ये क्या हो गया, सरफेस एरिया इसका बड़ा हो गया बी वाले का, ए के कंपैरिजन में। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है जिस पर मेरा इवेपोरेशन डिपेंड करता है,
ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी पे कैसे डिपेंड करता है वो बाद में समझेंगे, पहले ये पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कितने अमाउंट में वाटर वेपर हमारे एयर में मौजूद है उसको बोलेंगे हम क्या, ह्यूमिडिटी। कितने अमाउंट में वाटर वेपर हमारे एयर में मौजूद है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, द रेट ऑफ evaporation हाई एंड वाटर evaporate मोर। अगर ह्यूमिडिटी हमारे एनवायरमेंट में या एयर में कम होगी तो इवेपोरेशन हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो मेरा ज्यादा से ज्यादा पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इसको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ह्यूमिडिटी लो, इवेपोरेशन हाई और वाटर इवेपोरेट मोर। फोर्थ, विंड स्पीड पर भी डिपेंड करती है हमारा इवेपोरेशन। जैसे जैसे मेरी विंड स्पीड इंक्रीज होगी वैसे वैसे मेरा इवेपोरेशन क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। विंड स्पीड के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन। जब भी मेरा इवेपोरेशन होता है तो उस प्रोसेस में ठंडक एंड में रिलीज होती है, कूलिंग रिलीज होती है। कैसे, पहला पॉइंट देखो। अब एक एग्जांपल के रूप में देखो मटका। गर्मियों में हम लोग अपने घर में सब मटका लगाते हैं, या गाँव में तो बहुत यूजुअली ज्यादातर लोग लगाते ही हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे पानी भरा होता है तो जब मटके में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। अब उसमें से धीरे धीरे करके पानी बाहर की तरफ आता है और फिर वो इवेपोरेट होता है। और जब वो इवेपोरेट होता है तो फिर एंड में क्या होती है, कूलिंग को प्रोवाइड करता है। इसीलिए मटके का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। सेकंड, मटका पिक्चर बोलते हैं बेटा मटके को। सेकंड, कॉटन क्लोथ। कॉटन क्लोथ समर्स में हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं, क्यों, सेम रीजन है इसके पीछे भी कि स्वेटिंग आती है तो समर्स में। अब स्वेटिंग क्या करती है, कॉटन क्लोथ हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। क्लोथ हमारा उसको स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसको जब वो इवेपोरेट होता है तो फिर बाद में वो क्या प्रोवाइड करता है, ठंडक प्रोवाइड करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन ग्राउंड्स, तो विलेजेस में तो बहुत ज्यादा होता है कि हम बाहर ग्राउंड्स में या और शहरों में भी छतों पर पानी डाल देते हैं। जिससे क्या होता है कि उस जो, अगर छत पे पानी डालने से आपने डाल दिया तो जो गर्म हो रखी थी छत में, तो पानी के गिरने से पानी उस गर्मी से इवेपोरेट होगा, और जब पानी इवेपोरेट होगा तो फिर वो बाद में क्या प्रोवाइड करेगा, ठंडक प्रदान करेगा, कूलिंग। स्वेटिंग, जब हम कहीं कोई एक्सरसाइज करके आए या कोई गेम खेल के आए हैं, उसके बाद जब हमारे पसीना आता है और जब हम फैन में बैठते हैं और वो जो स्वेट होता है हमारा इवेपोरेट होता है, तो एंड में हमारी बॉडी को कैसा फील होता है, कूलिंग, कूलिंग फील होती है। तो ये पूरा चैप्टर हमने कवर किया है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बेटा। इसके आगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू।